हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपनी क्लासेस स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो है जैसे कि हम लोग पहले स्टैंडर्ड 6 के न्यू अप्रोच टू साइंस बुक के लेसन्स को हम लोग कर रहे थे। तो हमने बॉडी मूवमेंट्स लेसन 1 बॉडी मूवमेंट्स जो लेसन था उसके हमने पार्ट 1 को किया, पार्ट 2 को किया। आज हम उसके पार्ट 3 को करेंगे। ये आपका 8th लेसन है। बॉडी मूवमेंट जो है स्टैंडर्ड 6 का साइंस बुक है न्यू अप्रोच टू साइंस, उसका ये 8th लेसन है बॉडी मूवमेंट्स। और जो है हम लोग उसके जो है 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसका, और आज हम लोग उसका 3rd पार्ट करेंगे। इसका स्टार्टिंग है टेकिंग केयर ऑफ बोन्स से। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ मैकेनिक पुट ऑयल ऑन अ हिंज टू मेक इट वर्क ईजियर टू स्टॉप स्क्वीकिंग? Well, our joints come with their own special fluid known as synovial fluid that helps them move freely. Bones are held together at the joints by ligaments which are like very strong rubber bands. क्या होता है कि जब कोई मैकेनिक होता है वो देखता है कि कोई मशीन पार्ट अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर आपके घर का दरवाज़ा बहुत आवाज़ कर स्क्विक कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग ऑयल डाल देते हैं उसके साइड के हिंजेस में। मतलब जहाँ पे वो डोर जो है वो जहाँ पे वॉल में जॉइंट है वहाँ के हिंजेस में हम लोग डाल देते हैं ऑयल, ताकि वो आवाज़ करना बंद करे और उसमें इजी मूवमेंट हो। ठीक है, वो जहाँ पे जॉइंट है। उसी तरह हमारे बॉडी में हमारा जॉइंट्स जहाँ पे एक जॉइंट दूसरे जॉइंट से मतलब कि अपर लेग मान लीजिए नीचे लोअर लेग से जुड़ा है, कहाँ पे? हमारे नी जॉइंट पे। उसी तरह जहाँ पे भी जॉइंट्स है वहाँ पे भी अगर बहुत फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा कि एक हड्डी दूसरे हड्डी से टकरा के क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है ना, एक तरह का, जैसे गाड़ियों में कैसा होता है ग्रीज होता है ना, उसी तरह का बॉडी के दो जहाँ पे जॉइंट रहता है वहाँ पे एक लिक्विड होता है 2 बोन्स के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड नाम है उसका। ठीक है। अब जहाँ पे जॉइंट्स में 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिगामेंट सबसे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है ये जो लिगामेंट्स है जो कि दोनों बोन्स को जोड़ के रखा है, वो क्या है, एक रबर बैंड के जैसा है। वो खिंचाता है, लूज़ होता है, टाइट होता है ना, वो रबर बैंड के जैसा है। और दोनों बोन्स के बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है। टेकिंग केयर ऑफ बोन्स, योर बोन्स हेल्प यू मूव, सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ देम. Protect the skull bones by encouraging your parents and relatives to wear a helmet while bike riding and other sports. When you are skating or riding bicycle, make sure to use wrist, elbow and knee pads to protect your bones. If you play sports like football, soccer or any sport, always wear the right equipment. You may break your bone if you don't take good care of your body parts. Strengthen your skeleton by drinking milk and eating other dairy products. Strengthen your bones through exercise like running, jumping, dancing, playing sports and walking. क्या है कि हमारा बोन्स जो है वो तो बहुत हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी को शेप दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, मूवमेंट में मदद करता है। इसलिए हमको हमारे बोन्स का अच्छा केयर लेना चाहिए। अब हमारे बोन्स का हम कैसे अच्छा केयर ले सकते हैं, तो जो हमारा स्कल बोन है, हेड में जो हमारा बोन है, स्कल बोन है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो जब भी हम बाहर कोई गाड़ी राइड कर रहे हैं, 2 व्हीलर में जा रहे हैं, तो हमको हेलमेट पहनना चाहिए। साथ ही हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी हमको बोलना चाहिए कि नहीं, आप हेलमेट पहन के जाइए, ये आपके स्कल बोन को प्रोटेक्ट करेगा। स्कल बोन प्रोटेक्टेड रहेगा तो ब्रेन भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। इसी तरह कोई और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना, क्रिकेटर लोग जैसे कि बैटिंग वगैरह करते हैं, तो उस वक्त भी वो लोग कई बार हेलमेट पहन के रहते हैं ताकि बॉल से उन्हें चोट नहीं लगे। तो कोई स्पोर्ट्स के समय भी हेलमेट पहनना चाहिए। इसी तरह जब हम लोग स्केटिंग कर रहे हैं, है ना, चक्कों वाले जूते पहन के स्केटिंग करते हैं ना, वो कर रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं, तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, इंडिया में तो इतना यूज़ नहीं करते, पर फॉरेन में यहाँ पे एल्बोज़ में, नीज़ में और यहाँ रिस्ट पे क्या है, पैड्स लगाते हैं, ताकि एक झटके से अगर ये टकराए कहीं से तो ये टूटे नहीं, इन पैड्स में सारा शॉक आ जाए, शॉक एब्जॉर्ब कर ले पैड्स, और बोन्स बच के रहे। ठीक है, रिस्ट में, एल्बो में और नीज में। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, या सॉसर जो है फुटबॉल जैसा ही और एक कोई स्पोर्ट है, तो उसमें भी राइट इक्विपमेंट्स पहनना चाहिए। जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें पहननी चाहिए, चाहे नी पैड हो, कि जैसा भी हो। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो लोग नी से लेकर पूरे नीचे तक का लेंथ का पैड पहनते हैं ना,
तो उस टाइप का पहनना चाहिए ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन मिल सके, बोन्स को प्रोटेक्शन मिल सके। अब है कि हमको हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। आपने सुना होगा ना, जैसे जैसे ओल्ड एज होता जाता है बोन्स वीक होने लगते हैं, बोन्स में हॉलो होने लगते हैं बोन्स, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी भी कहते हैं। तो अपने बोन्स को, अपने स्केलेटन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? तो उनको कैल्शियम चाहिए, इसलिए आपको हर रोज़ क्या करना चाहिए? मिल्क पीना चाहिए। मिल्क पीना चाहिए और कुछ और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ इंटरवल्स में कुछ दिनों बाद खाना चाहिए, जैसे कि योगर्ट है, दही या फिर पनीर, हाँ, इस तरह का चीज़ वगैरह कुछ दिनों के बाद खा सकते हैं, एवरीडे नहीं। इसी तरह आप अपने बोन्स को स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं? आप जब खेलते हैं तो आपके बोन्स को स्ट्रेंथ मिलता है। आप दौड़ेंगे, जंप करेंगे, डांस करेंगे, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे या पैदल चलेंगे, उससे भी आपका बोन्स स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उनमें मूवमेंट होता रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। मसल्स हेल्प अस मूव। Our skeleton cannot move without the support of muscles. Muscle is a soft tissue in the body of humans and animals which make the bones move. The kind of muscle that move bones at the joints is called skeletal muscle. Muscles associated with bones are called skeletal muscles. Muscles work by contraction, that is by getting shorter and thicker, and relaxation. Muscles are attached to bones by strong fibers called tendons. When a muscle contracts, tendons pull on the bones and make the joint move. The muscles joined to our bones work in pairs because a muscle cannot push, they can only pull. This means that a muscle can only move a joint in one direction. This is shown in the adjoining figure. When one muscle of the pair contracts or shortens, the other muscle of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position while the first relaxes. अब है कि सिर्फ अगर हमारा स्केलेटन रहेगा और हम लोग चाहेंगे वो मूवमेंट करे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्केलेटन को मूव करने के लिए क्या चाहिए? मसल्स का हेल्प चाहिए। बिना मसल्स के सपोर्ट के स्केलेटन या बोन्स मूव नहीं कर सकता। मसल क्या है? वो टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू क्या है? सेल का ग्रुप है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप है। तो मसल्स जो है वो टिश्यू का ग्रुप है, टिश्यू से बना हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है, जो कि ह्यूमंस में भी वही है, एनिमल्स में भी वही है, जो कि बोन्स को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जॉइंट्स है, ठीक है, वहाँ पे जो मसल हम लोग को मदद करता है मूव करने में, उन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। जॉइंट्स में जहाँ पे मसल हम लोग को मूव करने में मदद करता है, यानी कि जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड है, बोन्स से एसोसिएटेड है, उन्हें स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब मसल्स क्या है? मूवमेंट किस तरह से कराते हैं? तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसकी मदद से ही मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब क्या होता है? तो मसल्स ऐसे लंबे हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो छोटे हो जाते हैं और थिक, मोटे हो जाते हैं ना। जैसे बॉयज़ लोग ऐसे करके बाइसेप्स दिखाता है तो कैसे उनका थिक और शॉर्ट हो जाता है मसल्स ना, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब पूरा आगे खींचेंगे तो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो जब वो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाँ, जब शॉर्ट होता है, खिंचाता है अपने बॉडी की तरफ, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल्स में क्या है? मसल्स और बोन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? फाइबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है। फाइबर आपने पढ़ा है ना, कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर आपने पढ़ा है। उसी तरह बॉडी में भी फाइबर्स हैं, जिससे कि मसल अंदर के बोन से जुड़े हुए हैं, वो फाइबर्स की मदद से जुड़े हुए हैं, और वो ही स्ट्रॉन्ग फाइबर को टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जब मान लीजिए आप पैसा दिखा रहे हैं तो आपका यहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तब टेंडन्स जो उसके अंदर फाइबर है वो खींचता है, ठीक है, वो बोन्स को ऐसे खींचता है, ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जॉइंट हिल पाता है, ठीक है, वो जॉइंट हिल पाता है। जब हम लोग ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अंदर का टेंडन्स जो है वो बोन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और तब जो है जॉइंट मूव करेगा। अब जो मसल्स हमारे बोन्स में जॉइंट है, हाँ, जॉइंट्स के पास ऊपर का नीचे का जो भी मसल्स है वो पेयर में काम करते हैं। अकेला एक मसल काम नहीं कर पाएगा, दो मसल पेयर में काम करते हैं, क्योंकि मसल्स जो है वो पुश नहीं कर सकते, वो सिर्फ पुल कर सकते हैं, वो सिर्फ खींच सकते हैं। मसल्स अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है, आपका मसल जो है, ये नीचे का मसल जो है वो सिर्फ आगे की तरफ जो है मसल जो है
मान लीजिए आपका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको मसल ने मदद के मोड़ दिया है, पर एक ही मसल की मदद से आप उसको सीधा रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको 2 मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बुक में फिगर भी दिया है। यहाँ के मसल्स को कहते हैं बाइसेप मसल्स कहते हैं। उसके अंदर का जो बोन्स है उसे ह्यूमरस बोन कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट में है वो बाइसेप मसल है और जो पीछे है वो ट्राइसेप मसल है। ठीक है, नीचे की तरफ ट्राइसेप मसल, फ्रंट में बाइसेप मसल और अंदर जो बोन है वो ह्यूमरस बोन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ का बोन क्या है, वो रेडियस है और ये यहाँ पे जो बोन है आगे वो है अल्ना बोन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जॉइंट है एल्बो जॉइंट, तो यहाँ पे बाइसेप टेंडन्स है, फाइबर्स है जिन्हें बाइसेप टेंडन्स कहते हैं। ठीक है, तो बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, अंदर का बोन ह्यूमरस, यहाँ पे अल्ना, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ के रेडियस और ऊपर में वो जो बोन्स है वो है अल्ना है। ठीक है, तो जब एक मसल, ये 2 मसल का पेयर है, ऊपर का मसल और नीचे का मसल का पेयर है। ठीक है, तो जब जो है, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ 2 मसल का पेयर है, एक बाइसेप मसल है, एक ट्राइसेप मसल है पीछे का। ठीक है, तो एक पेयर जब कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन करता है, कैसे हो रहा है, जब हम ऐसे कर रहे हैं ऊपर का पेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल के पेयर का एक पार्ट जो ऊपर का बाइसेप मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे वाला खिंचा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अब जो है, अब हमको बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। बोन तो सामने की तरफ है, फैला हुआ है, पर हमको बोन को अंदर ऊपर की तरफ ले जाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ का बोन है मान लीजिए, उसको हमको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसमें क्या है, एक मसल तो रिलैक्स हुआ है, ऊपर का एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिलैक्स मसल फिर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जो नीचे का रिलैक्स है वो फिर अपने आप को खींचता है, ताकि जो है बोन जो है, जब मान लीजिए हम ऐसे किए तो ऊपर का मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर बोन को ले आया। अब हम जब ऐसे कर रहे हैं तो जो दूसरा मसल है वो रिलैक्स कर जा रहा है, तब बोन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है। ठीक है, ये जो ऊपर का ये जो है बाइसेप्स जो है वो क्या करता है, अब ये ऊपर का जो बाइसेप्स है वो हैंड को शोल्डर की तरफ लाएगा। ठीक है, यहाँ तक, पर वो फिर से ये बाइसेप की मदद से ही आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसकी मदद पानी होगी, जो नीचे का मसल्स है, आपके आर्म के दूसरे साइड का जो मसल है ट्राइसेप, वो उसको करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को ऐसे सीधा ले जाने में मदद करेगा और ऊपर लाने में बाइसेप मदद करेगा। ठीक है, यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप जो है उनकी ही मदद से हम अपने आर्म को, अपने हाथ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। The biceps can pull the hand towards shoulder, but it cannot push the bones apart again. Muscles on the other side of your arm, called the triceps, work the opposite way. They can pull the lower arm down, but cannot push it up. Between them, the biceps and triceps can move the lower arm up and down. ठीक है, तो जो है एक ऊपर के बाइसेप से आप पुल कर रहे हैं और नीचे के ट्राइसेप से उसको पुश कर रहे हैं अपने बोन को। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे फ्रैक्चर्स। When a bone breaks, it is called a fracture. We can tell if it is a fracture when there is a big swelling and pain around the injured area. It is also difficult to move that body part in such a case. Make sure that the injured part is not moved, as it might break the bone even further. Try to keep people away and call the doctor. जब कोई हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। आपको कैसा पता चलेगा फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि आपको जहाँ पे पेन हो रहा होगा उस जगह पे पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, वो पूरा फूल जाएगा। ठीक है, वो इंजर्ड चोट लगे एरिया के पास वो पूरा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। आप वो एरिया को, आप मान लीजिए आपके इस बोन में फ्रैक्चर हुआ है, फिंगर के बोन में, तो ये एरिया पूरा स्वेलिंग हो जाएगा और आप उसको ऐसे ऐसे मूव भी नहीं कर पाएंगे, अपने बोन को मूव नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत पेन भी होगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे नहीं हम और मूव करें वैसे में भी, तो आपका बोन टूट भी सकता है, और भी ज़्यादा टूट सकता है। इसीलिए उस वक्त उसको मूव नहीं किया जाता है, उसको एक सपोर्ट दिया जाता है, एक कुछ, जैसे जब हाथ टूटता है तो एक रस्सी बांध के गर्दन में लटकाया जाता है ताकि हाथ को सपोर्ट मिले, और डॉक्टर को बुलाया जाता है। Movement in animals. Different kinds of animals move in different ways. The locomotion of each kind of animal depends on 3 things: the environment in which it lives, food it eats, and its need for protection from predators.
Movement in fish. A fish is an animal which lives and breathes in water. It can swim easily in spite of resistance offered by water due to its streamlined body. The shape of the fish permits water to move easily from the sides. Thus, fish is an animal which lives and breathes in water. It can swim easily in spite of resistance offered by water due to its streamlined body. This shape of the fish permits water to move easily from the sides, thus offering least resistance to its movement. The skeleton of fish is covered by muscles which help in swimming. It makes the front part of the body curve to one side while tail part swings towards the opposite side. The fish thus forms a curve. Fish have fins on each side of their body to help them maintain its balance while swimming. Fins are used by the fish to change its direction while swimming. Many fishes also have an air bladder, swim bladder, which makes them afloat so that they do not sink down when they stop swimming. ठीक है, तो फिश जो है क्या है, वो एक वाटर एनिमल है, हम लोग सब जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पानी का पीछे का लेयर रेजिस्टेंस देता है, रोकता है हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ने में, है ना। इसीलिए जब पानी में हम लोग तैरते भी हैं तो कुछ समय के बाद थक जाते हैं स्विम करते करते, क्योंकि पानी का लेयर्स रेजिस्टेंस देता है, अपोज करता है मूवमेंट को, ठीक है, आगे बढ़ने में मुश्किल करता है। फिश एक वाटर एनिमल है, वो वाटर में ही ब्रीथ करती है, वही डिजॉल्व ऑक्सीजन वो लेती है, ठीक है, और उसको भी वाटर का रेजिस्टेंस मिलता है, वाटर उसके भी मूवमेंट को अपोज करता है, फिर भी वो स्विम कर पाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि उसका बॉडी ऐसा है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। जैसे फिश का आपने देखा होगा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना, तो उसका जैसे बोट का होता है, इसी तरह का स्ट्रीम लाइंड बॉडी है, ठीक है। उसका ऐसा ये जो शेप है फिश का, उसके कारण क्या हो रहा है कि वो ही उसको मदद करता है कि वो पानी में अच्छे से मूव कर सके और उसको कम रेजिस्टेंस मिले, उसको कम अवरोध मिले, पानी के तरफ से कम बाधा मिले। फिश के भीतर भी स्केलेटन होता है, आपने अगर फिश खाया हो तो आप जानते हैं उसके भीतर भी स्केलेटन होता है, बोन्स होते हैं, और उस बोन्स के ऊपर जो है मसल्स कवर किए रहते हैं जो कि उसको स्विम करने में मदद करता है, ठीक है। अब जब फिश स्विम करती है तो कैसा बनाती है, वो एस शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। आगे का बॉडी उसका जिस डायरेक्शन में कर्व होता है, उसके पीछे का टेल उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होता है ना। आगे का बॉडी अगर राइट साइड हो रहा है तो टेल उसका लेफ्ट साइड कर्व होगा, तो वो एक तरह का कर्व बनाती है, एस टाइप का शेप बनाती है जब फिश मूव करती है इस तरह, तभी जाके वह मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। फिश कर्व बनाती है इस तरह। फिश के बॉडी में साइड में फिन्स होता है, आप जानते हैं ना, उसके फिन्स होते हैं साइड साइड में, जो कि उसको जब वो स्विम करे तो उसका बैलेंस मेंटेन करते हैं वो फिन्स, है ना, ताकि वो आसानी से स्विम कर सके पानी में, उसका बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और फिन्स उसको क्या मदद करते हैं, जब फिश चाहती है कि नहीं हम डायरेक्शन चेंज करें पानी में, तो उसको फिन्स मदद करते हैं उसके दिशा को बदलने में, ठीक है। बहुत सारी ऐसे फिश है जिनके बॉडी में जो है एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर होता है, उनके पेट के पास एक स्पेशल तरह का होता है, एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर होता है, ताकि जब वो स्विम नहीं कर रही है, बस ऐसे ही पानी में है, वो स्विम नहीं कर रही है तो क्या होगा, पानी में वो नीचे डूब जाएगी, तो वो जो एयर ब्लैडर है वो उसको ऊपर ऊपर ही पानी में रखता है, डूबने नहीं देता है। मूवमेंट इन बर्ड्स। द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इज ऑस्ट्रिच बट इट कैन नॉट फ्लाई। Many birds can fly, but there are some which cannot fly at all, like emu, ostrich, penguin. The bones of hind legs of birds help them to walk and perch. Movement in birds. Many birds can fly, but there are some birds which cannot fly at all, like emu, ostrich, penguin. The bones of hind legs of birds help them to walk and perch while flying. The chest muscles help the birds to flap their wings. The forelimbs are modified into wings to fly. Its body is streamlined, which allows them to move through air. The body of a bird has hollow bones, which makes its body very light, and presence of powerful muscles help it to fly with speed. The wider base of the wing gives support to the bird, while the tip of the wing pushes it forward. Birds like swan or duck have webbed toes which help them swim. Their waterproof feathers do not allow water to stick to their body. Flightless birds have heavy bodies so that they are unable to fly. All insects have 3 pairs of legs. Most insects have wings except for a few like bedbugs. अब है कि चिड़िया जो है, बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, ठीक है। बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी ही बर्ड्स फ्लाई कर सकती है, पर 3 ऐसी बर्ड्स है जैसे ऑस्ट्रिच, एमो और पेंगुइन है जो कि उड़ नहीं सकती। हम जानते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाली बर्ड कौन सी है, वो ऑस्ट्रिच ही है,
वो सबसे स्पीड से दौड़ती है, पर वह जो है वह उड़ नहीं सकती है। एमो भी उड़ नहीं सकती है, पेंगुइन भी उड़ नहीं सकती है। ठीक है। और बर्ड्स का जो है हमने देखा है 2 पैर होते हैं, एक्चुअली उनके 4 पैर हैं। जो 2 पैर आगे के हैं, 4 लेग्स जिसे कहते हैं या 4 लिम्स कहेंगे, वो एक्चुअली उनके पंख है ना, जो कि पंख में चेंज हो चुके हैं 4 लिम्स उनके। और हिंड लेग्स उनके पीछे के पैर हैं, जिस पे वो पैर रख के ज़मीन पे चलती हैं, वो उनके हिंड लेग्स है। ठीक है, जो उनको वॉक करने में, दाना चुगने में मदद करता है। जब चिड़िया उड़ती है तो उसके चेस्ट एरिया पे जो मसल्स होता है, जहाँ से उसका विंग्स अटैच होता है, वो उनको मदद करता है कि वो जो चेस्ट का मसल्स है वो उनके पंखों को फड़फड़ाने में उन्हें मदद करता है, ताकि वो फ्लैप ऐसे 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 अपने पंख को कर सके, फ्लैप कर सके। तो उनके चेस्ट के मसल्स उनको हेल्प करता है। ठीक है। और जो यही उनका 4 लिम्स है, जो कि विंग्स में चेंज हो गया है, जो कि उनको उड़ने में मदद करता है। इसी तरह जो है, अगर बहुत हैवी होगा बर्ड का बॉडी तो वो तो मूव नहीं कर पाएगा स्काई में, इसीलिए उनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं उनके बोन्स, ताकि बर्ड का बॉडी हल्का रहे और वो आसानी से उड़ सके हवा में। ठीक है, उसका बॉडी में वेट ज़्यादा नहीं हो। साथ ही साथ बर्ड्स के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जो कि उसको स्पीड से उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। अब आपने अगर बर्ड के पंख को देखा होगा, आगे के पंख को, तो पंख क्या है, सामने तो पॉइंटेड सा रहता है, पर बीच में वो बहुत ही चौड़ा होता है, वाइड बेस होता है पंख का। ठीक है। तो जो वाइड बेस होता है उसके पंखों का, वो उसको जो है सपोर्ट देता है बर्ड को उड़ते समय। और जो उसका पंख का टिप सब क्या होता है, नोकीला होता है ना, तो जो पंख का टिप सब है वो उसको आगे पुश करता है, ताकि बर्ड आगे उड़ सके, हवा को ऐसे ठेल के आगे पुश करता है। और बड़ा जो चौड़ा एरिया है वो उसे सपोर्ट देता है। अब कुछ बर्ड्स है, जैसे वाटर बर्ड्स है, स्वैन है, डक है, वो लोग पानी में कैसे स्विम कर रही है, तो उनके जो फीट है, उनके जो पैर है, वो वेब्ड फीट बोलते हैं, वेब्ड टोज उनको बोलते हैं। जिस तरह के वो बने हुए, आपने कभी डक को ध्यान से देखा होगा तो आप देख पाएंगे, वेब्ड टोज होता है, जो कि उनको स्विम करने में मदद करता है। ठीक है। अब जब वो स्विम कर रही हैं डक या स्वैन, ठीक है, उनके टोज आप देखेंगे एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा सा रहता है, वो उसको स्विम करने में मदद कर रहा है। साथ ही वो भीगती क्यों नहीं है, क्योंकि उनका फेदर्स जो है वो वाटर प्रूफ होता है, इसलिए उनके फेदर्स में पानी चिपक कर नहीं रह जाता है और वह उड़ नहीं पाती, और वह आसानी से स्विम कर पाती है। उनके बॉडी भीगता नहीं है। ठीक है, बॉडी वेट नहीं होता है। कुछ जो बर्ड्स है, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जैसे ऑस्ट्रिच, एमोर, पेंगुइन, वो क्यों नहीं उड़ पाती है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इसलिए वह उड़ नहीं पाती हैं। अब हम अगर कीड़ों की बात करें, तो जितने भी कीड़े होते हैं उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं ना, 6 पैर उनके होते हैं, जितने भी कीड़े होते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे कीड़े हैं, और सारे कीड़ों के पास पंख भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, पर कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं, जैसे कि बेड बग जो होता है, बेड में जो खटमल होता है, उसके विंग्स नहीं होते हैं। मूवमेंट इन स्नेल। Snails mostly live in the garden and eat tender plants and dead animals. Snails have a soft body covered with a whorl-like cell. They bear a ventral, elongated and muscular foot. The body of snail consists of head, foot and shell. The muscular foot helps it in locomotion. The outer shell of the cell is made of calcium carbonate and the head opens out through the opening in the shell. A muscular foot also comes out of the snail for movement, out of the shell for movement. The foot secretes slimy substance which helps snail slide over the ground, dragging its heavy shell with it. The movement is slow and controlled by muscles attached to it. अब जो है स्नेल जो है क्या है कि स्नेल्स आपने देखा होगा, जिसे घोंगा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसे उड़िया में क्या बोलते हैं, गेंडा बोलते हैं, गेंडा बोलते हैं, और हिंदी में उसे घोंगा बोलते हैं। तो स्नेल्स जो है वो गार्डन में ज़्यादातर रहते हैं, बगीचे में दिखाई देते हैं, और वो जो नाजुक नाजुक पौधे और पत्तियाँ होती हैं या मरे हुए कीड़े वगैरह होते हैं, उनको स्नेल्स खाते हैं। स्नेल्स का बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, आप देखेंगे तो देख के ही पता चलता है कि बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। और उनके ऊपर जो है एक शेल होता है,
एक शंख के जैसा के शेप का एक शेल होता है उनके बॉडी के ऊपर। हाँ, लगेगा कि एक शंख उसके बॉडी के ऊपर अटका हुआ है। ठीक है, अब जो है स्नेल का जो है नीचे एक पैर भी होता है। ठीक है, जो कि लंबा होता है और इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है और मसल्स का बना रहता है, उसको मस्कुलर फुट बोलते हैं। उसके पैर भी होते हैं। स्नेल का जो बॉडी है उसमें क्या है, उसका हेड है, जिसे हम लोग देखते हैं जब स्नेल चलता है तो हेड दिखाई देता है। उसका फुट है और उसका क्या है, शेल है, उसके बॉडी के ऊपर का शेल है। तो जो उसका मस्कुलर फुट है वो उसको लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, और जो मसल्स का बना हुआ उसका पैर है वो उसे आगे चलने में मदद करता है। अब हम लोग उसके शेल की बात करें, जो शंख जैसा जो उसके बॉडी के ऊपर बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, CaCO3 का बना हुआ है। और उसका वो जो शंख है, शेल है, उसमें एक ओपनिंग भी है जहाँ से उसका सर निकल आता है बाहर। ठीक है, हेड उसका बाहर निकल आता है। इसी तरह उसके शेल से क्या है, मस्कुलर फुट भी निकल आता है जब वह चलना चाहता है। जब वो किसी डेंजर दिखता है तो उसका हेड जो है सेल के अंदर घुस जाता है। जब उसका फुट निकलता है तो फुट से एक चिपकने वाला स्लाइमी सब्सटेंस कुछ निकलता है, चिपकने वाला कुछ सब्सटेंस निकलता है और उसी के ऊपर स्नेल स्लाइड कर जाता है। स्नेल उसके ऊपर स्लिप कर करके आगे बढ़ता जाता है और इसी कारण जो है स्नेल अपने इतने भारी शंख को, अपने भारी शेल को भी अपने साथ ले लेके आगे बढ़ाता हुआ जाता है। क्यों, वही स्लाइमी सब्सटेंस, वो चिपकने वाला जैसा जो सब्सटेंस है जो उसके मस्कुलर फुट से बाहर निकलता है, वही उससे मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। और स्नेल बहुत धीरे धीरे मूव करता है। क्यों, क्योंकि उसके जो मसल्स है उसके मस्कुलर फुट के पास, वो ही उसको मदद करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने में और वो ही कंट्रोल करते हैं उसके मूवमेंट को। मूवमेंट इन अर्थवर्म। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड, हैविंग नो बोन्स विद इन इट्स बॉडी. Circular and longitudinal muscles are present. In its body wall, hard and curved setae are present in each segment, which are covered with muscles. It moves by alternate expansion and contraction of the body due to muscles. An earthworm stretches out its body in front, keeping the hind end fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the hind end. It then shortens the body and pulls the hind end forward. Its movement is very slow due to contraction and expansion of its body muscles. Setae also helps in its movement by fixing it to the ground. Along the underside of its body, bristle-like setae are attached to the muscles which help in movement. आप अपने बुक में देख सकते हैं अर्थवर्म का जो है उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके बुक में आप देखेंगे। तो क्या है कि अर्थवर्म जो है उसकी बॉडी में एक भी बोन्स नहीं है, सिर्फ वो मसल्स का बना हुआ है और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है अर्थवर्म जो है उसका बॉडी, और सेगमेंटेड होता है। आप देखेंगे गोल 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 सर्कुलर रिंग जैसा दिखाई देता है। अलग अलग सेगमेंट्स में उसका बॉडी होता है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ऐसा। ठीक है, उसके बॉडी में सर्कुलर मसल्स होते हैं, गोल गोल रिंग जैसा जो बना रहता है वो सर्कुलर मसल है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी है, लंबे लंबे मसल्स भी हैं फ्रंट से बैक के तरफ में उसके बॉडी में। ठीक है, अब उसका जो बॉडी का वॉल है, बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, वहाँ पे हार्ड एंड कर्व सेटे आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। वहाँ पे जो कहेंगे ये निकले हुए हैं ब्रिसल लाइक, कांटे कांटे जैसे उनके बॉडी से निकले हुए हैं। ठीक है, जिन्हें सेटे कहते हैं, जो कि उसके हर एक रिंग में, हर एक सेगमेंट में कनेक्टेड है उनके मसल्स के साथ, कांटे कांटे छोटे छोटे कनेक्टेड हैं। अब अर्थवर्म कैसे मूव करेगा, एक बार वो एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आगे बढ़ा। तो इस तरह वह जो है अपने बॉडी को मसल्स की मदद से ही वह मूव करता है। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पहले आगे की तरफ खींचेगा, स्ट्रेच आउट करेगा। ठीक है, और जब वो अपना फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को आगे स्ट्रेच आउट करेगा, तब उसका जो हिंड पार्ट है, जो पीछे का पार्ट है बॉडी का, वो ज़मीन से पूरा अटैच होके रहेगा, ज़मीन से चिपक के रहता है। ठीक है, फिर जब उसका आगे का आधा पार्ट मूव कर गया, फिर वो क्या करता है, अपने आगे वाले आधे पार्ट को ज़मीन से पूरा टच करके फिक्स करके रखता है, और उस समय वो पीछे के
पार्ट को, हिंड पार्ट को रिलीज़ कर देता है और उसको पूरा ज़मीन से अटका के नहीं रखता, उसको फ्री छोड़ देता है। ठीक है, जब वह उसको फ्री छोड़ता है फिर उसके बाद आगे वाले पार्ट को फ्री छोड़ के थोड़ा आगे गया, उस समय पीछे वाला पार्ट ज़मीन पे लगा रहता है। तो इस तरह वह अपने बॉडी को क्या करता है, जब वह आगे वाले पार्ट को उसने फिक्स कर दिया है ज़मीन में और पीछे वाले पार्ट को रिलीज़ कर दिया है, तब वह जो है पीछे वाले पार्ट को रिलीज, तब उसने अपने बॉडी को खींच लेता है अपने अंदर की तरफ। ठीक है, शॉर्ट कर देता है अपने बॉडी को और जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर एक्सपेंशन हो रहा है, इस तरह उसका बॉडी मूव हो रहा है। और उसमें जो कांटे कांटे निकले हैं उसके बॉडी के मसल्स में, जिसके शेटे हम कहते हैं, वो भी उसको मदद कर रहे हैं। कैसे, आखिर वो ज़मीन से अपने बॉडी को कैसे अटैच करके रखा था, वही जो ब्रिसल्स जैसे कांटे कांटे जो निकले हैं शेटे, वो ही ग्राउंड से अटैच कर लेता है उसके बॉडी को। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर की तरफ पे वो शेटे होते हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट में मदद करता है। वो एक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ऐसा कि जैसे आधा आपको दिखाई दे इधर उधर, सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। और वो टफ होता है, हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, वो प्रोटेक्शन देता है स्नेल को और उसको मूवमेंट में भी मदद करता है। Movement in cockroach. The cockroach is a nocturnal animal hiding in holes and crevices in the day and comes out to feed at night on objects like clothes, shoes, books and human food. 3 pairs of jointed legs of the cockroach attached to breast region, which helps it to walk, crawl and run. Its feet have tiny claws which help it to climb on cupboard or walls. It can even fly short distances with the help of its wings. It has a skeleton outside its body's exoskeleton made of chitin. Animals like fish, earthworm, birds have skeleton inside their body which is termed as endoskeleton. ठीक है, अब हम लोग कॉकरोच की बात करेंगे। तो कॉकरोच जो है वो एक नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल का मतलब जो रात में निकलने वाला है, निशाचर है वो, जो रात में निकलता है, ऐसा एनिमल है। वो दिन भर क्या होता है कि होल्स में, छोटे छोटे छेद जो घर के फ्लोर में या वाल्स में कहीं कहीं रहेंगे, या क्रीवेसेस रहते हैं, मतलब कि दरारें पड़ी रहती हैं वाल्स में जो, उसमें वह छुप के रहता है। और जैसे ही रात में अंधेरा होता है वह बाहर निकल आता है, अपना खाना ढूंढता है। और वह क्या चीज़ खाता है, कपड़ों को खाता है, जूतों को खाता है, ठीक है, बुक्स को भी खाता है, और ह्यूमन ने जो खाना छोड़ रखा है ना, खाना वगैरह डाइनिंग टेबल पे ज़मीन पे जो गिरा है उससे भी वह खाता है। अब जो है उसका जो ब्रेस्ट रीजन है, मतलब उसका जो चेस्ट रीजन है, उसमें 3 पेयर लेग्स जॉइंट है, मतलब टोटल 6 लेग्स है उसके फ्रंट वाले चेस्ट पोजीशन पे। उसके 6 लेग्स दोनों तरफ 3-3 जॉइंट हैं, ठीक है, जो कि उसको चलने में, रेंगने में, क्रावल करने में और दौड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके जो फीट है, हाँ, उसके जो पैर है बिल्कुल, उनमें छोटे छोटे क्लॉज है ना, पंजे छोटे छोटे बने हुए हैं, जो कि उसको कपबोर्ड्स पे, है ना, मतलब अलमारी पे, वार्डरोब्स पे चढ़ने में और वाल पे चढ़ने में उसको मदद करते हैं। वो छोटे छोटे क्लॉज जो है, पंजे जो बने हुए, वो थोड़ी थोड़ी दूरी वो उड़ भी पाता है। आपने देखा हुआ घरों में कॉकरोच को कई बार उड़ते हुए भी देखा हो। क्यों? क्योंकि कॉकरोच के पंख भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं। अब आप अगर कॉकरोच को पलट के देखेंगे तो उल्टे साइड में उसका पूरा स्केलेटन दिखाई देता है, यानी उसका जो स्केलेटन है ना, वो उसके बॉडी के बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता उसका जो बोनी फ्रेमवर्क है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इनके बॉडी में क्या है, एक्सोस्केलेटन है, और वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक तरह का एक सब्सटेंस है, जिसे चिटिन कहते हैं, वही चिटिन से बना रहता है उनका स्केलेटन। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनका स्केलेटन उनके बॉडी के भीतर है, जैसे कि फ़िश है ना, फ़िश का मसल्स खाने के बाद हम लोग को स्केलेटन दिखाई देता है ना, तो फ़िश, अर्थवर्म या बर्ड्स है, उनका स्केलेटन उनके बॉडी के भीतर है। इसीलिए वैसे एनिमल्स को कहते हैं उनका स्केलेटन कैसा है, एंडोस्केलेटन है, अंदर की तरफ, और जिसका बाहर है वो एक्सोस्केलेटन है। अब मूवमेंट इन स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. They have a large number of thin muscles. These muscles are connected to each other, and even though they are far from one another, they also interconnect the backbone, ribs and skin. The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push,
The snake moves forward very fast but not in a straight line. This movement is supported by vertebrae present in the backbone and the muscles. This kind of movement in snake is called slithering. Many snakes can swim in water also. A snake, however, cannot move on glass as it has nothing to grab on it. Snakes cannot hear, they can receive vibration through their bodies or eyes. अब स्नेक के बारे में क्या है, स्नेक्स के भी बैकबोन होता है, उनकी पीठ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है और बहुत ही लंबा उनका बैकबोन होता है, ठीक है। और बहुत सारे थिन पतले पतले मसल्स उनके बॉडी में हैं, सारे मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जो सबसे आगे वाला मसल है वो सबसे लास्ट वाले मसल से भी कनेक्टेड है, सारे के सारे मसल्स, हाँ, कितनी भी दूरी पे मसल हो कनेक्टेड है। और वो सब सारे मसल्स फिर किससे भी कनेक्टेड है, बैकबोन से भी कनेक्टेड है। और साथ ही रिब्स जो है, जो कि उसके अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो रिब्स से भी कनेक्टेड है, ये सारे थिन मसल्स जो हैं। अब स्नेक का बॉडी जो है, जब वो चलता है तो वो गोल गोल सर्कल बना के उसका बॉडी का हर एक पार्ट चलता है, लूप्स बनाता है, ठीक है। आपने देखा होगा वो लूप्स बनाता है और हर एक लूप, हर एक सर्कल जो वो बनाता है वो उसको पुश करता है, तब जाके स्नेक आगे बढ़ता है। वो ग्राउंड को प्रेस करके उसकी बॉडी को आगे की तरफ धकेलता है, प्रेस कर पुश करता है, ठीक है। तो हर एक लूप जो बनाया, हर एक सर्कल जो उसका बॉडी पार्ट बनाया है, वो हर एक सर्कल उसको पुश देता है आगे बढ़ने के लिए। और स्नेक इस तरह बहुत ही फास्टली मूव करता है, आपने देखा होगा। पर जो है कभी भी स्ट्रेट लाइन में वो मूव नहीं करता, सीधे नहीं मूव करेगा, क्योंकि उसका बॉडी उसको लूप्स बना रहा है ना, लूप्स बना के गोल गोल कर करके उसको पुश कर करके आगे बढ़ाता है, तो वो सीधा सीधा कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका जो बैकबोन में जो छोटी हड्डियां हैं, वर्टिब्रे जिन्हें हम कह रहे हैं, हाँ, बैकबोन में जो छोटी हड्डियां वर्टिब्रे हैं, वो उसको जो है मूवमेंट में मदद कर रहा है। साथ ही जो मसल्स है वो भी उसको मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से स्नेल जो मूव करता है लूप्स बना के, सर्कल बना के, आगे ठेल के, उसे कहते हैं स्लिथरिंग मूवमेंट कहते हैं। SLITHERING, स्लिथरिंग मूवमेंट कहते हैं। बहुत सारे स्नेक्स जो है वह पानी में भी स्विम कर पाते हैं, पर स्नेक किस पे नहीं चल सकता, कांच के ऊपर नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि कांच में कुछ ऐसा नहीं है जिससे उसका बॉडी पकड़ सके और वो आगे को पुश कर सके, ठीक है। तो कांच पे स्नेक नहीं चल सकता है। अब आपने देखा होगा स्नेक के सामने सपेरे क्या करते हैं, बीन बजाते हैं, है ना। पर क्या सांप वह सुन पाता है? नहीं, सांप सुन नहीं पाते, उनके कान नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वाइब्रेशन फील करते हैं, कंपन फील करते हैं। जो बीन बजाता है, बीन को ऐसे से हिलाता है गोल गोल से, तो वो बीन के हिलने के वाइब्रेशन को वो फील करते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है। स्नेक के कान नहीं होते हैं। तो स्नेक के मूवमेंट को स्लिथरिंग कहेंगे। कॉकरोच जब मूव करेगा तो क्रॉवल, रन एंड मूव करेगा, ठीक है। अर्थवर्म तो अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से मूव करेगा। स्नेल अपने मस्कुलर फुट के मदद से मूव करेगा, ठीक है। बर्ड्स उनके हॉलो बॉडी और स्ट्रॉन्ग विंग्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स की मदद से मूव करेंगी। फिश अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी और फिन्स की मदद से मूव करेंगे, फिन्स और टेल्स की मदद से मूव करेंगे, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बॉडी मूवमेंट्स का। यह पार्ट 3 था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, 9th चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसमें वह चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, एडॉप्शंस का चैप्टर है, पर इजी चैप्टर है। आपने पहले के क्लासेस में भी उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी ही आपसे नए चैप्टर में मिलेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी आप शेयर करिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा सके मेरे पढ़ाने का, मेरे वीडियोस का, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।